स्टूडियो की दीवारें भूरी थीं, तारों का जाल ज़मीन पे बिखरा हुआ था। कोई तार माइक की थी, कोई किसी कैमरे के साथ जुड़ती थी। दीवार की खिड़की से लाहौर की रौनकें और रोशनियां नजर आ रही थीं। खिड़की से हटकर स्टूडियो की वस्त में देखा, चाहे तो अब्दुल शाफी के सामने कैस गंभीर बैठा था। उन दोनों के कानों पे बड़े बड़े माइक से डिज़ाइनर साहब ने कई बरसों बाद एक पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला था। स्याह बटन शर्ट के साथ स्याह पैंट पहन रखी थी। शर्ट के कफ मुड़े हुए थे और उसकी कलाई पे बंधी घड़ी नजर आ रही थी। डेढ़ बरस बाद भी वो उतना ही शानदार और सहरंगेज था जितना डेढ़ बरस पहले, बल्कि अब उसकी संजीदा आंखों में अफसर्दगी हमा वक्त रहती थी। वो उससे मज़ीद जाज़िब नज़र बनाती थी। हल्की दाढ़ी और उसकी उठी हुई गर्दन, वो ऐसा इंसान था जिससे एक बार कोई मिले तो चंद लम्हे उसके शहर के ज़ेर असर कुछ बोल ना सके। कामयाबी कैसी लगी? ये शाफी का तीसरा सवाल था। जाने क्यों पॉडकास्ट में एक ड्रामाई सूरत हाल पैदा की जाती है। सवाल यूँ पूछे जाते हैं जैसे शायरी या अदब की कोई महफिल हो, हालांकि सवाल सारे गैर अदबी होते हैं। कामयाबी नहीं हो चाहे पुरानी, खौफज़दा करती है, फिर खुश करती है, फिर मुतमईन और फिर मगरूर। और मगरूरी के बाद, उसके बाद क्या? मैं तो भी वही हूँ। वो दिलकशी से मुस्कुराया, शाफी भी उसके साथ मुस्कुराया था। रिकॉर्डिंग करता कैमरामैन होले से हंसा। ऐसी बातों का इकरार लोग ऑन एयर नहीं करते, इसीलिए आज उनकी जगह मैं हूँ। आप हाजिर जवाब है। मैं बस खुद शनास हूँ। दोनों एक हैं नहीं। दुनिया में एक जैसी चीजें बहुत कम हैं, जैसे मैं हूं और मेरे जैसा भी मैं हूं। है, इसका तो यकीन आ गया है। कैस, आपने अकेले कैसम खड़ा किया। कोई स्कैंडल, कोई पूरा रिकॉर्ड नहीं। कैसे? कैस होले से मुस्कुराया। रिकॉर्ड मिटाने वाली सलाहियत। शाफी महसूस हुआ, ऐसे बरजस्ता जवाब उससे बहुत पाते थे, वरना यहाँ आने वाला हर दूसरा इंसान खुद को वरिष्ठता साबित करने की तगोदो में लगा रहता था और शाफी जल्द अज जल्द प्रोग्राम खत्म करने की जल्दी में। 1.5 साल पहले सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ अफवाहों का तूफान उठा था। लोग कहते थे आपने खुद अपने भाई की बीवी, यानी अपनी एक्स मंगेतर को गायब करवाया, भाई को गोलियां लगवाई। कई मफरूजे कायम हुए। उस बारे में बात करना चाहेंगे? वो शो को उस तरफ ले जा रहा था जहां आसमान को छूती टीआरपी थी। गैस चंद लम्हों के लिए चुप हो गया। उन वाकयात का जिक्र उसे वो याद दिलाता था जिसे वो भूला ही नहीं था। उसके जिक्र पे एकदम सीने में कहीं कुछ चुभन सी उठी थी। उससे मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन वो मुस्कुरा ना सका। उससे बात करने की कोशिश की मगर ला हासिल। शक तरफा मोहब्बत अब दिल से बाकी अज़ा की तरफ सरायत करती उसके जिस्म को काट रही थी। कुछ लोग होते हैं जो सांस लें तो उन पर जीने का इल्ज़ाम लगता है। मैं उन्हीं में से हूँ। बहुत देर बाद वो मतानत से बोला, कुछ भी करने के लिए इंसान की नीयत दुरुस्त होनी चाहिए, और मेरी नीयत दुरुस्त रही है। मेरा भाई मुझे अजीज था, है और रहेगा। दुनिया हमारे ताल्लुकात के बारे में जो कहती है कहती रहे। मेरे लिए अहम यह है कि मेरा भाई हर हफ्ते मेरे साथ खाता है। बस मेज पर बैठा ही जाता है, खाने की नौबत नहीं आती। उसका और मेरा कारोबार आज भी एक है। कारोबार अलग करने पे दी जाने वाली धमकियों का किस्सा फिर कभी। हम दोनों के दरमियान अब भी बात होती है, जिससे मेदी गुस्सा करता है। कैस उसे एहसास से जुर्म में मुब्तला करता है। गिल्ट भरते हैं और बस। रही बात उस औरत की तो गले में गिल्टी उभरी, आंखों में कुछ डर आया। दिल बेहद जोरों से धड़का और उसका आखिरी लम्स अब भी अपने हाथों पर, उन उभरी हुई रगों पर कहीं महसूस हुआ। उससे मुट्ठी बंद कर ली, जैसे उस एहसास को कहीं कैद किया हो। वो एक हादसा थी, खूबसूरत तरीन। उसके आने से सब कटमट हुआ। उसी ने सब दुरुस्त किया। वो झूठी औरत थी। मैं उसके झूठ को सच से ज्यादा काबिल एतबार समझता था। मैं दुआ करता हूँ किसी मर्द की जिंदगी में उस जैसी औरत ना आए। कोई उस जैसी कहाँ, अब कहाँ है मैं नहीं जानता। बस एक बार उसकी मौजूदगी का इल्म हो जाए। उसे वापस नहीं आना चाहिए। काश वो आ जाए। वो मेरी जिंदगी का स्याह बाब थी, और स्याह मेरा पसंदीदा रंग है। मैं आगे बढ़ चुका हूँ, दिल पीछे रह गया है। अब मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका जिक्र मुझे 2.5 साल पीछे ले जाता है, जब मैंने उसे खोया था। उसका किस्सा खत्म, यानी मैं खत्म। चंद लम्हे शाफी समेत सारा स्टूडियो उसके लफ्जों के शहर में जकड़ा रहा। फिर शाफी ने जैसे शहर को झटका हो। वो अच्छा बोलता था, इसमें कोई शक नहीं था,
गर्दन झटकते उससे सवाल बदला। कभी मोहब्बत की है? अब भी करता हूँ। गर्दन उठाए जवाब दिया। मिली या बिछड़ गई, सब दरमियान में रह गया। यूं समझे, मिलकर बिछड़ गई। शाह ने उचकाए। मिलकर बिछड़ना अलग गम है। उसकी वापसी की कोई उम्मीद? यकीन है, वो आएगी, बहुत जल्द आएगी। और अगर ना आ सकी? वो मुस्कुराता रहा मगर अंदर कुछ टूट फूट का शिकार हो गया था। वो काफी अरसे से ऐसा ही था। फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके और मेरे मिलने के लिए एक अलग जगह मुख्तस है। मैं उससे वहां मिलूंगा। और वो जगह कौन सी है? नहीं बता सकता। उसे पता चल गया तो खामखा चंद बरस बाद मिलने का प्लान भी मुलतवी हो जाएगा। वो बेहद संजीदगी से बोला तो शाफी ने सर हिलाया। ये एक इशारा भी था कि अब मज़ीद उसकी ज़ाती ज़िंदगी को ना कुरीदा जाए। शाफ़ी अब उससे कोई और सवाल करने लगा था। कैस जवाब देता रहा। कोई 1.5 घंटे बाद वो स्टूडियो से निकल आया था। उससे गाड़ी कहीं पार्क कर दी थी और खुद पैदल चल रहा था। हाथ में कॉफ़ी का कप था। दुकानें, रेस्टोरेंट, स्टोर्स, वो एक-एक शय गौर से देखता। चंद पल वहीं खड़ा रहता, फिर आगे चलने लगता। फ्लाइट मिस हो चुकी थी। अब वो बाय रोड ही जाने वाला था, फिर थोड़ी देर ही सही। दफातन वो चलते-चलते रुका। मिलगजे से कपड़ों में कोई सवाली हाथ फैलाए उसके सामने खड़ा था। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अल्लाह बख्त लगाए। कुछ मदद करो। फकीर का भला कर दो। कैसे तमस्सुर से उसे देखा। तुम्हारा भला करके मुझे क्या मिलेगा? जो तुम चाहो। फकीर दुआ देगा। अल्लाह करे तुम्हारी मुराद पर आए। जो तुम चाहते हो, जिसे चाहते हो, तुम्हें मिल जाए। और अगर ना मिला? अजीब तस्कीन मिली थी उसे। कोई तो था जो उसकी तरह खाली था, मांग रहा था, तड़प रहा था। यानी इस दुनिया में खाली अकेला कैसे ही था। अल्लाह मिलाएगा। अल्लाह बड़ी सुनता है। अल्लाह तुम्हारी मुराद तुम्हें दे दे। कैसे वॉलेट निकाला, फिर चंद नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए। 5-5 हज़ार की वो नोट देखकर फकीर ने हाथ फैलाया। उससे नोट एहसान करने वाले अंदाज से उसकी तरफ उछाले, जिन्हें वो जल्दी से पकड़ गया। अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। तुम्हें वो दे जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। गैस सर झटकता आगे बढ़ गया। अलबत्ता मुट्ठी में कई नोट दबोच रखे थे। वो जानता था वहाँ कोई एक भिखारी नहीं होगा, बल्कि उनका पूरा टोला होगा, जो कि तगड़ी पार्टी के आसपास मंडलाता रहता है। जो उससे सोचा था वही हुआ। चंद ही मिनट में एक और कदा कर उसके सामने आ गया। गैस से देखे बगैर नोट उसकी तरफ बढ़ाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर फकीर उससे जवाब में दुआ देता। अच्छा लग रहा था। लंबे अरसे बाद कोई दुआ देता हुआ अच्छा लग रहा था। बद्दुआओं की एक रैली जो उसके ताक़ुब में थी, वो उनके मुँह पे दुआएँ दे मारेगा। एक आखिरी फ़कीर को पैसे देते हुए वो ठहरा था। उससे दुआ नहीं दी थी। कैश से जेब में हाथ मारा और कुछ मज़ीद नोट उसकी तरफ बढ़ाए। उससे अब भी दुआ नहीं दी। अपने वॉलेट में पड़े बकिया तमाम नोट उसे दे चुका था, मगर वो अब भी दुआ नहीं दे सका। तुम्हें चाहिए था तुम मुझे दुआ दो। शिकवा किया। न- दुआ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। वो काफ़ी बदतमीज़ वाक़या हुआ था। मैंने तुम्हें कई हजार रुपए दिए। कैश को उसकी दिमागी हालत पे शुबा हुआ। जब था तो देने ही थे। जब न हो तब देकर दिखाओ। उसकी नज़र कैसी कलाई पे बंधी घड़ी पे थी। कैसे निगाहें उठाकर उसे देखा। उसके लब इस ससाई अंदाज से ऊपर को उठे, फिर छुरछुरी लेते उससे घड़ी उतारी कलाई से और उसे दे दी। फकीर की आंखों में कुछ चमक थी, कुछ मिल जाने वाली चमक। अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करे। बिलाहिर उसे दुआ मिली थी और अगले ही लम्हे वो निगाहों से ओझल हो गया। कैसे उसे जाते हुए देखता रहा। जब तक वो नजर आना बंद न हुआ, तब तक। फिर सर झटक कर वो आगे आगे चलने वाला लगा। ये लाहौर की कोई मसरूफ सी शाहराह थी, जहाँ इमारतों पे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी थीं। कैफ़े, चाय खानों के बाहर आज काफ़ी रश था। वजह थी वो क्रिकेट मैच जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान था। दरअसल पिछले मैच में किसी बंगाली फैन ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को होलीन जाते वक्त नासेबा अल्फाज कहे थे और उसकी देखा देखी उसके बाकी साथी भी यही अमल दोहराने लगे। ये सीरीज़ का फाइनल था और पाकिस्तानी अवाम आज बड़े जोश और जज्बे से मैच देख रही थी। बदला तो चाहिए था ना। एक कैफे के बाहर वो रुक गया। उसकी कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी और उसे नहीं चाहिए थी। उससे वेटर को एक कॉफ़ी का कहा और खुद वहीं खड़ा हो गया। बड़ी स्क्रीन पे मैच के मनाजिर थे। पाकिस्तानी बॉलर्स बॉल फेंक रहा था। यूं ही बेख्तियार उससे स्कोर पे नजर डाली। 2 बॉल्स पे 6 रन चाहिए थे।
उससे क्रिकेट छोड़े एक अरसा हुआ था, मगर क्रिकेट ने उससे नहीं छोड़ा था। वो बिला इरादा गर्दन उठाए स्क्रीन को देखने लगा। बॉल तेजी से सफ़र करती हुई गई और बल्लेबाज से बैट घुमाया। फास्ट बॉल बैट को छूते ही गोली की रफ्तार से उड़ती हुई गई। बाउंड्री के करीब वो ज़मीन से टकराई, फिर उछलकर बाउंड्री के पार। उससे कॉफ़ी थमाई गई। बगैर वेटर की तरफ देखे उससे अपना कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया और नसें स्क्रीन पर जमाए रखी। टेंशन सी हर तरफ फैल गई थी, प्लेयर्स से लेकर आवाज़ तक और नाज़रीन तक यकटक पलक झपके बगैर बॉलर को आखिरी बॉल फेंकते हुए देख रहे थे। इस तरह भी अंदाज में झुलाती हुई टांगें, दुआया अंदाज में उठे हुए हाथ, माथे पे फिक्र का जाल। बगैर सांस से स्क्रीन देखते लोगों के दरमियान बॉल पिच पे गिरी, फिर बल्लेबाज के बैट से टकराई। कहीं सांसें एक साथ रुकी, कहीं हाथ बेख्तियार दिल तक गए, कई हाथ दुआया अंदाज में उठे और बॉल उड़ती हुई गई। सबकी निगाहें ऊपर की तरफ उठी और फिर क्रिकेट का नाम बदलकर किस्मत का खेल रखना चाहिए। बॉल बाउंड्री से पहले कैच हो गई थी। कैच से बेख्तियार अटका हुआ सांस खारिज किया, माथे को छुआ और फिर मुस्कुराया। हर तरफ शोर उठा था, चीखें, जोश, जज्बे से भरपूर नारे, और उन सबके दरमियान वो हुआ जो उससे नहीं सोचा था। वो जो ख्वाब था हकीकत बनकर सन्नाटेदार थप्पड़ की तरह मुंह पे लगा था। वो जिसकी तलाश थी उससे कुदरत ने रूबरू ला खड़ा किया। वो जो दिल का मसला थी मरहम बनकर सामने आई। स्टेडियम में ढेर सारे बंगाली शर्ट पहने हुए लोगों के दरमियान उसे सफ़ेद जोड़ा पहने हुए एक लड़की को देखा जो जोर जोर से तालियां पीट रही थी। कैस गंभीर खड़े खड़े साकिन हुआ। कॉफ़ी का कप उसके हाथों से छूट कर गिरा और वो सांस लिए बगैर स्क्रीन को देखे गया। वो लड़की बेहद खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश। चेहरा जोर से तमतमा रहा था। छोटे बाल जो उसकी ब्यूटी बोन को छूते थे हवा की वजह से लहरा रहे थे। स्क्रीन पे एक लम्हे के लिए वो मंजर ठहर गया। कैस गंभीर की सारी दुनिया ठहर गई। वो पलक झपके सांस लिए बगैर स्क्रीन तक रहा था। आसपास सारा शोर खामोश हो गया। लोग गायब हो गए। कह के जोश सब गैर मानी था। जो वो देख रहा था वो सारी जिंदगी का हासिल वसूल था। वो सीनियर हाकिम को देख रहा था। पूरे 2.5 बरस बाद उसका चेहरा देखकर उससे एक लम्हे के लिए भी शुबा नहीं हुआ कि ये वो नहीं है। वो उससे पहचानता था। वो उसको ही तो पहचानता था। उसे लगा वो गिर जाएगा, रो पड़ेगा, हंसेगा या चीखेगा, मगर वो बस जामत था, साकित, मुतखैर, शल। वो मिलेगी, उसे यकीन था। यूँ मिलेगी, ये तो गुमान भी नहीं था। वो मुख्तलिफ लग रही थी, मगर वो पहले जैसी क्यों लग रही थी? वो पहले की तरह नहीं हंसती थी। दिल क्यों आज भी पहले की तरह उसकी हंसी पे रुका था? दरमियान में से 2.5 साल सिरक कर एक तरफ हुए और सीनियर हाकिम वो थी जिससे उससे मोहब्बत की थी। उस लड़की का चेहरा बदल सकता था, दुनिया बदल सकती थी, हर शहर सफ़े हस्ती से मिट सकती थी, लेकिन कैस गंभीर उसे देखकर आज भी साकित हो सकता था और वो साकित हुआ था। उसका चेहरा अगले लम्हे स्क्रीन से गायब हो चुका था। अब वहाँ जश्न था, लोग थे, दुनिया थी। स्क्रीन की रोशनी उस शख्स के चेहरे पे पड़ रही थी जो बद्दुआओं की रैली के मुंह पे दुआएं मार आया था। उसकी मुराद वाकई पर आई थी। दुआओं ने वाकई उसकी दुआ पूरी कर दी थी। जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि वो अल्लाह का फेवरेट तरीन है। हेलो कूंज, तुम्हें आवाज़ आ रही है? तकरीबन 10वीं बार था जब वो अपने अल्फाज सुना रहा था। दूसरी तरफ हवेली में अपने कमरे में आकर कूंज ने दरवाजे को चटकनी लगाई और फ़ोन कान से लगाया। मेरी आवाज़ आ रही है कूंज? मेहदी भाई आप, मैंने आपको मैसेज भेजा था कि मैं गाँव जा रही हूँ, वापस आकर खुद बात करूँगी। वो काफ़ी बदली हुई लग रही थी। रेशमी बाल कंधों पे फैले थे, चेहरा बेदाग था, साफ सुथरा लिबास और उस पे उसका नरम मोतबर लहजा। वो वाकई बदल गई थी। मुझे याद है, एंड आई एम सॉरी, लेकिन मेरा इस वक्त बात करना बहुत ज़रूरी था। तुम कहीं लोगों के आसपास तो नहीं हो? नहीं, मैं अकेली हूँ, आप बोलिए। वो बेड की पानी थी पे टिक गई। गैर इरादी तौर पर निगाह दरवाजे पे टिकी रहीं। पिछले 1.5 भर से उसका और मेरी का राब्ता सूरत की सूरत होता रहा था। कूंज, मेरी बात गौर से सुनो। जो मैं कह रहा हूँ सब बहुत गौर से सुनना। देखो, अगर जीनिया पाकिस्तान में होती तो अब तक मिल जाती, लेकिन वो यहाँ नहीं है। तुम्हें नहीं लगता वो किसी दूसरे मुल्क में है?
दूसरा मुल्क? वो सोच में पड़ी। लेकिन वो दूसरे मुल्क कहाँ और किसके साथ रह सकती है? दिल धड़क रहा था। क्या उससे कोई अच्छी खबर मिलने वाली थी? यही तो, वो किसके साथ गई होगी और किस मुल्क? क्या वो खुद गई है या फिर बशर ने उसे कहीं भेजा है? तुमने घर में ऐसी कोई बात सुनी है? नहीं, वो खुद नहीं गई। बशीर की बात सुनी थी। मैंने वो अब्बा से कह रहे थे कि उनकी वजह से हुआ है सब। अगर वो वहीद पे इतबार न करते तो? वहीद कौन? मेरी ने तेजी से उसकी बात काटी। दिल तेज तेज धड़क रहा था। जान जैसे गले में आकर अटक गई थी। उसका रुआं रुआं समात था। जिस्म का जोड़ जोड़ बेचैन। अब ये मुझे नहीं पता। मैंने बस एक झगड़े के वक्त नाम सुना था। आपको क्या हुआ है? अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मेरी परेशानी से टहलने लगा। वहीद के बारे में कुछ तो पता होगा तुम्हें। अपने अब्बा के फ़ोन से उसका नंबर निकाल कर भेजो। मैं खुद पता लगाता हूँ, या फिर बशर के फ़ोन पे। अब्बा के करीब जाना भी किसी खतरे से हाल ही नहीं है। और बशीर की बीवी कहाँ हमें बर्दाश्त करती है? समझ सकता हूँ। अब्बा भी तो जीनिया हाकिम के हैं ना। वो सुलग उठा। बिल्डअप काटते हुए कुछ सोचा। एक मिनट, एक मिनट। तुम्हारा मंगेतर, वो भी तो इस सारे किस्से में शामिल रहा है ना। उससे पूछो, वो ज़रूर जानता होगा। वो कूंज एक पल गुरु की माथे को उंगली से मसला। हमारी बात नहीं होती। मेरी ने मोबाइल कान से हटाकर बकायदा मोबाइल को घुरा था। 21 साल की लड़की जो मेडिकल के दूसरे साल में थी, उसकी अपने मंगेतर से बात नहीं होती, वो भी इस जोर में। सीरियसली? कूंज दूसरी तरफ की खामोशी की आधी रही थी। ओके, क्या तुम आज उससे बात कर सकती हो? मेरा पैटर्न टूट जाएगा। फिर दोबारा ठीक होते होते वक्त लगेगा। वो बगैर रुके बगैर झिझके जवाब दे रही थी। लेकिन ये मेरी बहन के लिए है, इसलिए मैं उससे कहूँगी आपसे मिल ले। और वो मिल लेगा? उससे शुबा था। मैं कहूँगी तो मिल लेगा। दूसरी तरफ यकीन था। मैं उससे मैसेज कर दूंगी। वो इस्लामाबाद में है। आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं भी इस्लामाबाद में हूँ। उससे सफ़ेद झूठ खड़ा। 2-3 घंटों के अंदर अंदर उससे मिलने का वक्त पूछ लो, और जगह भी। मैं खुद चला जाऊंगा। वो वक्त ज़ाया करने का मुतमन ही नहीं हो सकता था। हरगिज़ सही। कूंज ने ओके कह दिया। फिर चंद पल के लिए दोनों तरफ खामोशी छा गई। कूंज पूछना चाहती थी क्या वो जिंदगी में दोबारा कभी उस लड़की से मिल सकेगी जो उसकी बहन थी। मेहदी उसकी यकीन दहानी करवाना चाहता था। मगर मगर कुछ भी उनके हक में नहीं हुआ था। सो उम्मीदें अब बाहर लगती थीं। मुकद्दस खामोशी का इर्तकाज उस फोन कॉल के बंद होने पे टूटा जो मेहदी की तरफ से बंद हुई थी। वो कॉटेज से निकल आया। बैग कंधे पे चढ़ाए सफ़ेद स्नीकर से तेज तेज चलता वो कहीं जा रहा था। उससे एक बार भी निगाह उठाकर उस स्वाति को नहीं देखा था। मोहब्बत ज़ाविये बदलती है। उसका ज़ाविया बदल गया था। चंद घंटों की मसाफत के बाद वो इस्लामाबाद के मुसाफात में दाखिल हो चुका था। अलबत्ता अब वो पूरी तरह थक चुका था और असाफ शल थे। जेगम का नंबर उसके पास आ चुका था। मेरी ने उसे व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजी। उसका जवाब फौरी तौर पे आया था। ये जिस जगह का एड्रेस भेजा है, यहाँ मुझ जैसों की एंट्री भी मिलेगी? शायद नहीं। यकीनन उसे मेहदी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेहदी ने उसे अब एक और जगह की लोकेशन भेजी और गाड़ी का रुख दूसरी सड़क की सिमत मोड़ा। इस जगह की लाइटिंग मुझे पसंद नहीं है। दूसरा जवाब भी तड़ाक से आया। मेहदी के चेहरे पे अब भी कोई बेजारी और खौफ नहीं थी। दुनिया का सबसे बेसब्र इंसान सबर सीख गया था। तुम जो जगह बताओ, मैं वहां आ जाता हूँ। सर तस्लीम खम हुआ। थोड़ी देर बाद सेगम ने उसे एक एड्रेस भेज दिया था। उसके हॉस्टल का एड्रेस था। करीबन 1 घंटे बाद वो उसके हॉस्टल के बाहर था। गाड़ी चला चला कर उसकी कमर और हाथ की कलाई पूरी तरह दुख गई थी। मगर वो हॉस्टल के बाहर खड़ा था। जब सेगम रफ से हुलिये में उसे बाहर आता दिखाई दिया, चेहरे पे नागवारी अलग थी। गार्ड ने उसे दरवाजे पे ही रोक लिया। मेरी ठंडी सांस भरता आगे आया। जेब से बगैर देखे कुछ नोट निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए। गार्ड ने सलूट पेश किया। जेगम ने कॉलर खड़ी की और बाहर निकला। रस्मी अलेक सले की नौबत नहीं आई। गली में चलते हुए मेरी ने उससे वो सवाल किया जिसका जवाब जानने के लिए वो कई घंटों से बेचैन था। तुम उस सारे किस्से में इन्वॉल्व रहे थे। उस सब में वहीद कौन था? तुम्हें लगता है मैं अपने भाई के कातलों के खानदान की कोई मदद करूंगा? पैंट की जेबों में हाथ अड़साए टका सा जवाब दिया। उसके चेहरे पे लहजे में वाजिया उकताहट थी। तुम एक ऐसे इंसान की मदद तो कर सकते हो जो अपनी बीवी को तलाश कर रहा है। अगर मेरी जगह तुम होते तो मैं तुम्हारी मदद करता। तुम होगे एक अच्छे इंसान, मैं नहीं हूं। शाने उचकाए आगे आगे चलता रहा। भला जैसा भी था, उसका भाई तो था। उसके सीने में जो आग थी वो आज भी थमी नहीं थी। कोई अपने भाई की कुदरती मौत नहीं भूलता। ये तो फिर भी उसके हिसाब से कत्ल था। मेहदी
सड़क के दरमियान रुक गया, जेब से मोबाइल निकालकर कोच को मैसेज किया। तुम इस मजनू की औलाद को अपने तरीके से समझा लो, वरना मैं इसे इसी रोड पे नीम मुर्दा हालत में छोड़ कर जाऊंगा और मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा। मैसेज भेजकर वो दूसरी तरफ से चंद लम्हे इंतजार करता रहा। यकदम मोबाइल थरथराया, वो कॉल कर रही थी। तुम श्योर हो तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे? मेरी ने फातिहाना अंदाज से मोबाइल उसके चेहरे के सामने ले रहा। गली के एन बीचों बीच वो 24 साल लड़का बिल्कुल ठहर गया। हवा के झोंके में उसे जामिद कर देने की सी सलाहियत थी। मेहदी ने सब्स बटन दबाया। हेलो मेहदी भाई। स्पीकर से आवाज़ गूंजी। ज़ेगम मीर के लबों पे कोई आसूदा मुस्कुराहट बिखर गई। वो तो दुरुस्त सिमत पे चली गई, मगर इस लड़की की सिमत जिस तरह बदली थी, ये बस वो ही जानता था। मेरी बात करवाई ना ज़रा, मैं पूछती हूँ इससे। वो अब जैसे होश में आया था, तेज़ी से आगे आते उससे मोबाइल झपट कर उसके हाथ से लिया, स्पीकर ऑफ किया और एक तेज निगाह मेहदी पे डाली। तुमने इसको अपना नंबर क्यों दिया हुआ है? एक अरसे बाद उसकी आवाज़ सुन गूंज की धड़कनें भी मुंतशिर हुई थीं। वो इन सालों में मज़ीद खूबसूरत बोलने लग गया था। उससे खुश्क होते लबों पे ज़ुबान फेरी और लहजे को सख्त बनाने की कोशिश की। तुम्हें मैंने कहा था ना, जो वो पूछे बता देना। अगर मेरी बात सुननी ही नहीं थी, फिर हाँ क्यों कहा? ज़ेगम ने कांटदार निगाह मेहदी पे डाली। यार मैंने मना कब किया है, मैं बताने वाला था। वो मिनमिनाया। मेहदी ने अब्रू 27 से उठाए। नहीं, तुम्हें यही करना होता है। मैंने इतने अरसे बाद एक उम्मीद से मैसेज भेजा था तुम्हें कि तुम इनकार नहीं करोगे, लेकिन तुम ज़रूर कुछ ना कुछ करोगे। ये मैं कैसे भूल गई? आई एम सॉरी। आह, सहीन मर्द। अगर तुम्हें कोई काम नहीं करना होता तो पहले बोल दिया करो। आई एम सॉरी। लहजा हन्नू सर, मेरी पे जमी निगाहें वैसे ही खुशमकीन। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम बराबर के शरीक थे। तुम्हें अब भी गिल्ट नहीं होता? तुम्हें परवाह नहीं है मेरी बहन कहाँ है और किस हाल में है? उसकी आवाज़ पर आ गई। सेगम लब काट कर रह गया। बहन भाई जिंदगी का वो हिस्सा होते हैं जिन्हें हमने लंबा अरसा जिया होता है। वो चले जाएं, बिछड़ जाएं तो दिल में कड़े बन जाते हैं, कभी ना भरने के लिए। आई एम सॉरी। अक्के सेगम मध्यम लहजे में बोला। भला आज मीर उसे बेतहाशा याद आया था। मैं जानता हूँ बहन भाई ना मिले तो क्या होता है। आई एम सॉरी। उससे कहकर दूसरी जानिब से कुछ भी सुने बगैर तेजी से फोन काटा और दिली से नम आंखें रगड़कर साफ की। वहीदुल्ला एक ताजिर है। मेहदी का मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए सपाट लहजे में कहा। पाकिस्तान से मुख्तलिफ मुल्कों में तजारत करता है, खास तौर पर बांग्लादेश। वाइट कॉलर क्रिमिनल है। मुख्तलिफ दंगे और फसादों में उसका हाथ होता है और बड़े बड़े कातिल और क्रिमिनल्स को पुलिस से बचाने के लिए अपने पास बना देता है। हाकिम मामू उसे बचपन से जानते थे। उन्होंने उससे बात की कि वो कुछ दिनों के लिए जीने को अपने पास रख ले और उसने हाँ कह दिया था। पुलिस से बचाकर हमने जीने को वहाँ छोड़ा था। उसके बाद जब हम उसे वापस लेने गए तब उसने हमें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उससे हमें कहा कि अब जैनी हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। उसे यूं लगा जैसे उसके मुर्दा वजूद में किसी ने रूह भर दी हो। बेख्तियार सर उठाकर तशक्कुर से आसमान को देखा, लबों से धीरे से खारिज हुआ। मेरे अल्लाह, उस दिन के बाद भी बशर काफ़ी दफ़ा उनके पास गया, लेकिन वो हमें कुछ नहीं बताते रहे। बस इतना जानता हूँ मैं, वो कहाँ रहता है। मुझे उसका एड्रेस चाहिए। जहाँ मैं उससे आखिरी बार मिला था वो एड्रेस व्हाट्सएप कर रहा हूँ। उसे सब जानते हैं, वहाँ पूछ लेना, कोई भी बता देगा। वह हन्नूस लिए दिए जवाब दे रहा था। मेरी को देखकर उसे वला शिद्दत से याद आ रहा था जिसे वो ढूंढ रहा था। वो किसी दौर में उसके भाई की महबूब बीवी थी। कोई उसके दिल की कैफियत नहीं समझ सका था। भला आज अगर सीनिया की कहानी का विलन था तो सेगम का हीरो था। बाज़ दफ़ा ताल्लुकात और वाक़यात सही गलत से आगे जा खून के ज़ुमरे में आ जाते हैं। ये वाहिद दायरा है जहाँ हर जजमेंट धुंधली पड़ जाती है। थैंक यू, मैं इस एहसान को याद रखूँगा। मेरी ने उसके कंधे पे हाथ रखा जिसे सेगम ने बुरी तरह झटका। मेरे भाई ने तुम्हारी कितनी बार मदद की थी। तुम तो बेस्ट फ्रेंड थे ना, फिर भी तुमने उसके कातिल को कुछ नहीं कहा। दोगले हो तुम। वो यकदम फटी हुई आवाज़ में चिल्लाया। वो मुझे बताता था उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है, मेहदी, तो सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन तुमने उसी की बीवी से निकाह कर लिया। मैंने जिससे निकाह किया वो एक आज़ाद लड़की थी, किसी की साबका बीवी थी। इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम इनकार कर सकते थे, एक और शिकवा। जिस तरह थोड़ी देर पहले तुम इनकार कर सकते थे। वो ऐसे बोला जैसे कोई आम सी बात हो। सेगम ने लब खींच लिए। मैं उससे इनकार नहीं कर सकता था। वो जहाँ थी, जिस हालत में, वहाँ
थी, या तो मैं था या फिर कोई नहीं। कोई और होती तो कर देता इनकार। वो जीनिया हाकिम थी, उससे इनकार नहीं किया जाता था। जेगम की गीली निगाहों में तैश हो रहा। यानी मेरा भाई बेवकूफ़ बना। तुम शुरू से ही उसमें इन्वॉल्व थे। मुझे वाकई नहीं पता ये कब शुरू हुआ। तब जब वो गवादर के किले में मुझे बचा रही थी, या फिर तब जब वो इस्लामाबाद में मेरे हिस्से की जंगें लड़ रही थी। वो बहुत शुरू से मेरे लिए अहम थी। मैं कभी उसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सका था। 4 साल पहले अगर वो कहती सितारों से भरा आसमान दिन का है, तो मैं कहता हाँ। आज 4 साल बाद भी अगर वो यही कहे तो मैं कहूँगा हाँ। ये है उसकी हैसियत, थी और यही रहेगी। इस पे मेरा कोई इख्तियार नहीं है। वो 2 कदम मज़ीद आगे बढ़ा एनुस के सामने। वो तुम्हारा भाई था और मेरा दोस्त। दोस्ती टूट गई थी। तुम उसके लिए अगले कई साल रो सकते हो, मैं नहीं, क्योंकि उसने जो भी किया था मैं उसे माफ नहीं कर सका। जेगम यूं ही दांत पे दांत जमाए तनफ्फर से उसे देखता रहा, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गया। एड्रेस? सुबह 10 बजे हॉस्टल के बाहर आ जाना। जहाँ चलना है साथ चलेंगे। लम्हे के 1000वें हिस्से में वो फैसला कर चुका था, जो गलत उसके भाई ने किया था उसे दुरुस्त वो खुद करेगा, ताकि दोबारा किसी मेहदी गंभीर के सामने उसे गर्दन न झुकानी पड़े। गंभीर महल के अंदर गाड़ी लाते हुए उसे यकीन था कि इस वक्त सब सो चुके होंगे। पिछले डेढ़ बरस के सारे इख्तलाफात खत्म कर तमाम गंभीर वापस वहीं आ गए थे। इक्का दुक्का बत्तियां इस वक्त रोशन थी, मगर वो जहाँ जहाँ कदम रख रहा था वहाँ रोशनी बढ़ती जा रही थी। गैस के कमरे से गुजरते हुए वो रुका। अधखुले दरवाजे से उसे नजर आया। मोबाइल से कान लगाए वो सूटकेस में अपने कपड़े डाल रहा था। उसे लाहौर से आई कोई 1.5 हफ्ता हो गया था और मेहदी ने नोट किया था वो कुछ कर रहा था। क्या, ये उसे अंदाजा नहीं था। दरवाज़ा खोलते वो अंदर दाखिल हुआ। कमरा बेतरतीब था। परफ्यूम, कपड़े, जूते, हर शय बिखरी हुई थी। मेहदी अजनबी से आगे बढ़ाया। गैस की उसकी तरफ पुश थी। स्टेडियम से क्या पता चला? फ़ोन कान से लगाए वो पूछ रहा था। तो पैसे दो। जितने पैसे मांगे उतने दे आओ। तुम कहीं जा रहे हो? मोबाइल उसके हाथ से छूटते हुए बचा। वो तेज़ी से मुड़ा। लम्हे के 1000वें हिस्से में खुद को कंपोज कर गया था। हाँ, एक बिजनेस ट्रिप है। कहाँ का? उसने ज़मीन से कुछ शर्ट्स उठाकर बेड पे रखी और बेहद गौर से उसकी तैयारी देखी। चाइना। शक्ल से जवाब देकर वो एक सफ़ेद शर्ट बैग में रखने लगा। फिर उसे निकालकर स्याह शर्ट रखी। वो कब से अपने कपड़ों पे इतना ध्यान देने लगा। पिछले माह गए तो थे हम दोनों। अब दोबारा ऐसा क्या काम पड़ गया? तुम मेरे बाप होते तो तुम्हें जरूर पता था, लेकिन तुम नहीं हो। तुम इतनी तैयारी कब से करने लगे? जब से मेरा दिल चाहने लगा। मुझे क्यों लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, हालांकि तुम्हें यकीन होना चाहिए कि मैं छुपा रहा हूं। छुपाने की वजह बताना नहीं चाहता? कहाँ जा रहे हो नाइटमेयर? मेरी ने उसका बाजू पकड़कर रुख अपनी जानिब किया। चेहरे पे सख्ती थी। काम से जा रहा हूं। एक बार कह दिया, तुम्हें समझ नहीं आती? उससे अपना बाजू छुड़वाया। ये इतने परफ्यूम, शर्ट्स, जूते ही किस माँ को दिखाने जा रहे हो? गैस से सख्त नजरों से उसे देखा। तुम्हारी माँ जिंदा होती तो बहुत शौक से उसे दिखाता। अब मजबूरी है, खुद देखना पड़ेगा। मेरी ने सुर्ख चेहरे के साथ उसके सीने पे धक्का दिया। वो लुढ़क कर बेड पे गिरा। निगाहों का तमस्सा बरकरार रहा। जबड़े भींच रहे थे। जहन्नुम में जाओ। उसका इंतजाम मेरे लिए पहले से मौजूद है। यकीनन होगा तुम उसी लायक हो। और तुम तो जैसे वहशत के बागों में होगे कातिल। आखिरी लफ्ज सिद्दक से कहा। मेरी सुनी अनसुनी करते हुए वहां से निकल गया था। उसकी भला से जहन्नुम में जाए ये डिज़ाइनर। और डिज़ाइनर साहब अपनी तहीं जन्नत की तलाश में थे, बल्कि उसके बेहद करीब। अगर मुझे लगा था कि वो मेरी एक धमकी से अगले कई साल मुझसे डरेगा, मेरा हक नहीं खाएगा, तो मैं गलत थी। लेकिन अगर उसे लगा था कि वो मुझे मेरे ख्वाबों से दूर करने के खौफ में मुब्तला करके मुझे तोड़ देगा, तो वो भी गलत था। ये मेरा काम नहीं है बॉस, मैं इसे क्यों करूँगी। वो पिछले हफ्ते की 3 तकारीब की एडिटिंग के लिए लाई गई तस्वीर को देखते हुए बोली। सोहेब ने बेहद गौर से उसका चेहरा देखा। ठीक है, तुम मत करो, कोई बात नहीं। बस फिर ऑफिस वालों के सवालात के लिए तैयार रहना। अपना मुल्क, अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों आई, बता सकोगी ना? आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। पूरे 1 साल बाद ये दोबारा हुआ था। उससे शौक नहीं लगा था, लेकिन बुरा ज़रूर लगा था। मैं तो सिर्फ वो बता रहा हूँ जो सच है। अब आगे तुम देख लो, जो भी करना है। मेरे साथ रहना है तो हर वो काम करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। शहरबानों की शादी किस्सा भारी ना थी। सब अब वो अपनी रविश पे पलट आया था। और अगर मैं ना करूँ तो? बस फिर नताइज के लिए तैयार रहना। वो मुट्ठी भींच कर रह गई।
उस रोज़ के बाद से उनकी तलकलामी होती रही थी। वो एक्स्ट्रा काम करती, हर वक़्त ही जी हुज़ूरी करती, दूसरे के काम उसे करने को मिलते, यहाँ तक कि उसे ऑफ़िस में चाय, पानी और कॉफ़ी तक सर्व करनी पड़ती। उससे बर्दाश्त किया, उसे लगा जीने और कमाने के लिए लड़की को वर्क प्लेसेस की बेजा सख्तियाँ बर्दाश्त करनी ही पड़ती हैं। लेकिन एक दिन उसकी बस हो गई, वो दिन जब उसे अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा मिला। ऑफिस के बाकी स्टाफ को भी मैनेज करना पड़ता है। तुम गुजारा करना सीखो। वो कई लम्हे उन चंद नोटों को देखती रही, यहाँ तक कि उसकी आंखें भर आईं। वो सुबह घर छोड़कर यहाँ आती थी, भूख, प्यास, सर्दी, सख्ती, गर्मी बर्दाश्त करती थी। इस ऑफिस के बाकी वर्कर से ज़्यादा काम करती थी और बदले में उसकी मुकम्मल उजरत भी नहीं मिल सकती थी। वर्क प्लेस से औरतें बहुत कुछ बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि उसे बुलंदियों की ख्वाहिश का हिसाब चुकाना होता है। वो अपनी जगह से उठी और चुपचाप एक कागज़ पर इस्तीफ़ा लिखा। जब वो लिखकर फारिग हुई तब उसे याद आया, अगर किराया जमा ना किया तो मकान जाएगा, बिजली का बिल ना दिया तो रोशनी, और अगर जॉब छोड़ी तो कागज़ उसने वापस स्वैग में रखा। फैसला लेने में देर हो रही थी, लेकिन वो इस फैसले को दिमाग से खारिज नहीं कर सकी। अपने माजी में मैंने कामयाबियों को सर चढ़ा लिया था। मुझे डर था कि इस्लामाबाद से नाकाम लौटी तो लोग क्या कहेंगे। यहाँ भी डर है कि कमा ना सकी तो खाऊंगी कैसे, रहूंगी कैसे। लेकिन मैं एक एक औरत जो वर्क प्लेसेस पे किसी भी किस्म की ज्यादती का शिकार है, को बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा रिस्क लिखा जा चुका है। कामयाबी नाकामी तय है। बुलंदियों से मोहब्बत रखो और उनसे डरना छोड़ दो। उन्हें ये हक ना दो कि वो तुम्हें हॉन्ट करे। लैपटॉप पे छुपकर अपना काम करते हुए उससे काफ़ी देर हो चुकी थी। गर्दन अब अकड़ रही थी और हाथ थक गए थे। जब उससे कुर्सी पे पीछे को होते हुए टेक लगानी चाहिए। आप फिक्र ही ना करें सर। मुर्तज़ा का काम ही गारंटी है। आपकी बेटी की शादी को यादगार बना देगा। साथ वाले ऑफिस से सोहेब की बात करने की आवाज़ आ रही थी। सीनियर चौंकी। सोहेब ने भी 5 दिन पहले ज्वाइन किया था और अब तक सिर्फ एक शूट में सीनियर के साथ किया था। फिर कौन सा शूट कर लिया उससे। ज़ेबा साहिबा भी ऐसी खुश हुई हैं कि अपनी दूसरी बेटी की मंगनी में भी हमें बुलवाया है। जीनिया के सर पे लगी तलुओं पे बुझी। वो लैपटॉप छोड़कर उठी और अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर मुलक्का ऑफिस के अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पे ऐसा गुस्सा जो देखे थम जाए। बड़े दिनों बाद उसके अंदर पहले वाली सीनिया की रूह आई थी। कौन से शूट की बात हो रही है यहाँ? वो आवाज़ बुलंद बोली। सोहेब ने दादी भी नसों से उसे देखा, लेकिन आज वो नहीं सहने वाली थी। अगर सहीबा साहिबा की बड़ी बेटी की शादी की बात हो रही है, तो वो शूट मैंने किया था, और उस शूट में मुर्तज़ा सिर्फ और सिर्फ एक तरफ खड़ा मेरे इशारे सुनता रहा था। यहाँ तक कि उसे 3 से 4 बार मेरी डांट भी पड़ी और उससे कोई असर नहीं हुआ। उसका तनफ़ुस तेज हुआ और चेहरा सुर्ख हुआ। जिन लोगों को लेकर आते हो, उन्हें फोटोग्राफी का वे भी नहीं आता है, और तुम उन्हें मेरे मुकाबले खड़ा करोगे। मानसी की सीनियर के बरक्स वो चीख नहीं रही थी, चीज़ें नहीं तोड़ रही थी। अपनी सांसें हमवार रखे, खुद को रोने से बाज रखे, वो जो कह रही थी उसका हक था। जीनिया, हम बाद में बात। कौन सी बात? कहाँ की बात? बाद में कोई बात नहीं होगी। बाद में तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे धमकाओगे। लेकिन अब वो आगे आई, उसकी आंखों में आंखें डाली और उंगली उठाकर उससे वार्न किया। तुम जैसों को बेचकर खा सकती हूँ मैं, समझे? दोबारा मेरे काम को किसी और के नाम से जोड़ा, खुदा की कसम। मैं इस अमर को यकीनी बनाऊंगी तुम्हारे सरनेम में तुम्हारे बाप के अलावा किसी का नाम आए। समझ क्या रखा है मुझे? सोहेब सुर्ख चेहरे के साथ आगे आया और सीने के गले की तरफ हाथ बढ़ाया। जब उसे सोहेब का बाजू तेजी से पकड़कर मोड़ा और उसके धक्का देकर उससे दूर हटाया। खबरदार, खबरदार, जो तुमने जुर्रत भी की हो ऐसी। अकेली हूं लेकिन कमजोर नहीं। उस ऑफिस में खड़े 3 मर्द हक्का बक्का थे। वो अकेली लड़की थी, उससे कमजोर होना चाहिए था, वो नहीं थी। अपने खुद हादसा कफ से निकलना ही एक बिस्मिल की सबसे बड़ी जंग होती है, और वो निकल आई थी। वो पहली औरत थी जो जंग की फातेह थी। जब इंसान अपनी इज्जत करके अल्लाह के भरोसे से कोई काम छोड़ देता है, तो उससे बदले में बहुत कुछ मिलता है, जिनमें सरफहरिस्त इज्जत है, मुकाम, रोटी भी। किचन स्टूल पे बैठी वो सारों कतार रो रही थी। जॉब छोड़ने पे जैसे दुनिया की सारी मुसीबतों ने उसका घर देख लिया था। मालिक मकान ने उसे 2 दिन के अंदर अंदर घर खाली करने को कहा था। उससे पूरा 1 साल उस घर को बनाया था और एक झटके में सब छूट रहा था। उसे समझ नहीं आया वो क्या करे। क्या कभी कोई जगह नसीब होगी जो उसकी होगी? कई मिनट गुजरे। जब उसके घर का दरवाज़ा बजा, उसने आंखें रगड़कर साफ की, मगर दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं उठी।
दस्तक तवातर के साथ होती रही, लेकिन वो उठी नहीं। दूसरी तरफ जब कोई दरवाज़ा तोड़ने की दर पे था, तब वो बेसारी से उठी और एक ठाड़ से दरवाज़ा खोला। सामने एक 32-37 के हिंद से कुछ छोटी औरत खड़ी थी। नकसक से तैयार साड़ी का पल्लू अपने चेहरे पे फेरी थी। वो औरत सीनिया को देखकर मुस्कुराई। उसका रोया रोया चेहरा बिखरा हुलिया नजरअंदाज करते उससे अंदर आने की इजाज़त मांगी। सीनिया ने बौखलाते हुए उन्हें रास्ता दिया और उसी पल वो ठटक गई। उसके पीछे वही लड़का था जिससे आज वो स्टूडियो में मिली थी। उसके चेहरे पे शर्मिंदगी थी। वो जो अंदर गई हैं वो मेरी आपा है। बालों में हाथ चलाते झिझक कर कहा। सीनिया ने उसे रास्ता दिया और खुद भी चलती हुई किचन की तरफ गई। पानी की बोतल और 2 गिलास लेकर वो जब पलटी, मुर्तज़ा सोफे पे बैठे कुशन के साथ छेड़खानी में मसरूफ़ हो चुका था। ग्लास के मेज़ पे टकराने की आवाज़ पे वो फ़ौरन सीधा हुआ। मैं आपसे माज़रत करने आई थी। दरअसल माज़रत की आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप मेरी मेहमान हैं। अच्छा, तो तहज़ीब से उसका ताल्लुक भी बनने लगा था। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मुझे मुर्तज़ा ने बताया आज जो कुछ हुआ, यकीन जानो मेरे भाई का ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन आपके भाई वहाँ खामोश रहे थे। उससे पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। मुझे इनसे कोई मसला नहीं है और अब इनको मुझसे भी नहीं होगा। जगह छोड़ दी है मैंने। मैं भी जॉब छोड़ कर आया हूँ। मुर्तज़ा ने गला खंगारते हुए कहा। ज़ेनिया ठहर कर उसे देखी गई। मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहाँ मुलाजमीन के साथ ऐसा हरेसमेंट होती हो। ज़ेनिया का चेहरा बेतासुर रहा। उसे मुतासिर होना था तो नहीं हुई। हम तुम्हारे पास एक दरख्वास्त लेकर आए हैं। उसकी बहन ने अब मदाखलत की। मेरे बाबा का गाड़ियों का शोरूम है और वो चाहते हैं मुर्तज़ा उन्हें ज्वाइन करे, लेकिन वो नहीं करना चाहता। ज़ीनिया की आंखें पेंडुलम की तरह यहाँ से वहाँ घूम रही थीं। फोटोग्राफी इसका पैशन है, लेकिन मेरे भाई की स्किल्स ज़्यादा पॉलिश नहीं है और अब्बा ने इसे 1 साल का वक्त दिया है। अगर वो इतने अरसे में अपने स्किल्स अच्छे कर ले तो पापा इसे फोटोग्राफी की इजाज़त दे देंगे, और अगर नहीं तो। आप प्लीज़ मुझे कुछ ट्रिक्स सिखा दें। आपका काम वाकई काबिल-ए-तारीफ़ है और जिस दिन आपने मुझे कुछ ट्रिक्स समझाई थी, उन्होंने मेरी वाकई बहुत मदद की थी। आप प्लीज़ सिर्फ़ 1 साल के लिए मुझे सिखा दें। जीनिया चेहरे पे उलझन लिए टुकर टुकर उनका चेहरा देखती रही थी। मेरी जॉब जा चुकी है। ये घर मेरे बॉस से मुझे दिलवाया था। कल सुबह तक मुझे इसको खाली करना है। मेरे पास इस वक्त चंद हज़ार हैं। कल सुबह तक मैं किस सड़क पे होंगी मुझे ये भी नहीं पता, और आप कह रहे हैं मैं आपको शागिर्दी में ले लूँ। उससे आधी बंगाली और आधी अंग्रेज़ी में कहा। आप घर क्यों छोड़ रही हैं? इट्स पर्सनल, मैं आपको नहीं बता सकती। 2 टोक साफ जवाब। अगर हम आपके साथ हों तो सुहेब आपके खिलाफ नहीं जा सकता। ये घर मैं 1.5 साल के किराए पे खरीद सकता हूँ। मुर्तज़ा ने पेशरफ की। आप इसे अपनी फ़ीस समझ लें और मैं एक स्टूडियो में काम करने जाऊँगा। आप चाहें तो आपको वहाँ जॉब भी मिल जाएगी। मेरे पास सीवी और आईडी कार्ड नहीं है। कौन देगा मुझे जॉब? अब कि उन दोनों बहन भाइयों ने एक दूसरे को देखा। कुछ था जो उस लड़की के मुतालिक ऑफ था। निगाहों निगाहों में फैसला किया। अब उसकी बहन आगे को हुई। हमें इस सब से फ़र्क नहीं पड़ता। मुर्तज़ा की जॉब हो जाएगी और आपको अपने साथ लेकर जाया करेगा, सेकंड फोटोग्राफर के नाम पे। और जो पैसे मिलेंगे आप दोनों बांट लें। उससे ऑफर माकूल लगी। अगले दिन नईमा से मशवरे के बाद उससे हाँ कह दिया था। कैस गंभीर ने मेरी ज़िंदगी को 360 डिग्री पे बदला। मैं उस शख्स को सोच कर भी काम चाहती हूँ, लेकिन एतमाद जो मुझे उसकी सल्तनत में काम करके मिला, वो आज तक कभी नहीं मिला। उससे औरत और मर्द का कोई हिसाब नहीं रखा था, लेकिन मैं वहाँ डरी भी थी। उस रोज़ समंदर किनारे जब उससे अपनी तस्वीर लेने को किसी को बुलाया, मैं डर गई। मुझे अपनी जगह छिन जाने का खौफ आया, और उस रोज़ के बाद मैंने बहुत सी बाउंड्रीज तोड़ी जिनके लिए मैं आज भी पशेमान हूँ। वजह कैस नहीं था, वजह मैं खुद हूँ। उसे मुर्तज़ा के साथ काम करते हुए 5 माह हो गए थे। 21-22 वर्ष का वो लड़का वाकई अच्छा फोटोग्राफर था और सीनिया की सिखाए ट्रिक्स से उसके स्किल्स निखर भी गए थे। वो दोनों दिन का काफ़ी हिस्सा साथ गुजारते थे। वो उसका आदी हो गया था, अलबत्ता सीनिया रिजर्व और लिए दिए रहती। ऐसा ही एक दिन था जब मुर्तज़ा ने पहली बार हद पार करने की कोशिश की थी। आपसे एक बात पूछूं? फिलहाल नहीं, तुम ये एंगल देखो। अगर धूप पड़ने पे। वो किसी पार्क में थे। सीनिया उसे कुछ समझा रही थी। आप सिंगल हैं? कैमरा पकड़े सीनिया साकित हुई। उससे पलट कर देखा। उसके अक में खड़ा वो 21 साला लड़का जिसे वो बच्चा समझती थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। आज वो मुख्तलिफ लग रहा था, लेकिन वो तो पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ था। आप इतनी खूबसूरत हैं, कभी कोई मिला नहीं।
वो उस लड़के को देख कर रह गई। ये वो उम्र थी जिसमें हर लड़के को एक मदर फिगर लड़की पसंद आती है। उससे भी आ गई थी। सीनिया को अब क्या समझ ना आया उसकी हद कहाँ टूटी थी। मैं शादीशुदा हूँ और अपने शौहर से वफादार हूँ। अगर दोबारा तुमने मुझसे इस किस्म की बात की तो हम साथ में कोई काम नहीं करेंगे और मैं ये बात दोबारा नहीं कहूँगी। उसका लहजा सख्त नहीं था तो नर्म भी नहीं था। तो टोक अंदाज में कहते हुए उससे एक कांटदार निगाह मुर्तजा पे डाली। मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरी जूनियर। दोबारा मेरी बाउंड्री क्रॉस नहीं होनी चाहिए। वो शर्मसार नजर आता था। दुआधार मोहब्बत ना सही उसे क्रश जरूर था। उस रोज़ के बाद उससे सीनियर से वैसी कोई बात नहीं की थी। मगर उन दोनों के दरमियान कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। जीनिया मज़ीद रिजर्व हो गई थी। अब वो हर मर्द से बात करते हुए ये याद रखती थी कि अगर यही बात वो किसी गैर मर्द से अपने भाई या शौहर की मौजूदगी में करेगी तो कैसे करेगी। ये सोच बहुत सी लड़कियों को गलत राह पे चलने से बचा लेती है। वो भी बच गई थी। कराची का सफ़र लंबा हो गया था। जेगम और मेहदी कम्बीर जिस वक्त लियारी के उस इलाके पहुंचे शाम ढलने के करीब थी। तुम्हें वो जगह याद है जहाँ तुम उससे आखिरी बार मिले थे? वो आसपास सीखते हुए पूछ रहा था। जेगम ने जवाब नहीं दिया। मेहदी उसकी खामोशी से आजिज़ आने लगा था। वो सारा रास्ता उसी रोटी में बूबा वाले नखरे दिखाता हुआ आया था। याद भी है तो तुम्हें क्यों बताऊं? क्योंकि तुम मेरी गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठकर मेरे पैसों से खाना खाते हुए यहाँ मेरी मदद करने आए हो। हिम्मत है तो ये सारी चीजें वापस ले लो। तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। तुम मेरी बीवी नहीं हो जिसके मैं नखरे उठाऊंगा। जिसके उठाने चाहिए वो तो भी तो लापता है। वजह तुम सब हो। हाँ, हम ही बुरे हैं। कम्बीर से सुबह होते ही चाहे नमाज पे बैठते हैं और रात गए तक तस्बीह के दाने गिराते हैं। मेहदी ने दांत पे दांत जमा कर सब किया और चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। इस खानदान के अफराद की जुबानों के जोर से वो वाकिफ था ही। अपने खानदान के हब्तीपन का अंदाज़ा भी उसे खूब था। बात शुरू पिस्तौल से और ख़त्म भी पिस्तौल से होती थी। लिहाजा वो खामोशी बेहतर थी। वो हमें जीनिया के मुतालिक कुछ नहीं बताएगा। चलते चलते उससे मेहदी से कहा। वो गैर महसूस अंदाज में आगे चल रहा था, ऐसे जैसे रास्ता उसे ही तो मालूम था। तुम्हारे पास कोई और प्लान है? है ना? बिल्कुल है। हमारे सुसर साहब से बराह रास्त पूछ लेते हैं। उससे फौरी जवाब दिया। सेगम ने मुड़कर उसे घूरा। सुसर से याद आया, तुमने मेरी मंगेतर से किस खुशी में राब्ता रखा हुआ है? राब्ते पे गैरत आ रही है। तुमने मेरी बीवी के बाजू पे गोली चलाई, उसका हिसाब कौन देगा? मेरी उसी के अंदाज से बोला। शायद उन्होंने ठान रखी थी जहाँ सड़क मिलेगी वहाँ लड़ पड़ेंगे। उसने खुद कहा था। कूंज ने भी पहली दफा मुझे खुद ही मैसेज किया था। अगली दफा मैं खुद तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक करवाऊंगा। ओह, यानी ये ब्लॉक करने वाली रूह आधे खानदान में है। इंटरेस्टिंग। तालियां बजाने की कसर रह गई थी बस। वो डरी हुई और खौफजदा थी। तुम्हें वो करना चाहिए था जो तुम्हें दुरुस्त लगता। एक लड़की पे गन चलाकर तुमने ठीक किया। 22 साल का था मैं। हाथ में बंदूक पकड़ा दी और बोला जाओ जाकर मारो ताकि तुम्हारे मरहूम भाई को सुकून मिले। मेरे भाई की मौत का जख्म ताज़ा था। मैं गुस्से में था, नर्वस था और कम उम्र था। तुम वहां नहीं थे और अब उससे उंगली उठाकर फोन किया। इतने साल बाद वापस आकर तुम हमसे ये नहीं पूछ सकते ये क्यों किया, वो क्यों किया। मेहदी के ऊपर मानो ओस पड़ गई थी। ये गुस्सा उस शख्स का था जिससे ट्रॉमा की सरहद से झलक देखी थी। उस लड़की का क्या हाल होगा जिससे ये झेला था। क्या ये तलाश किसी फायदे की है? क्या वो उसे याद करती होगी या फिर उससे मूव ऑन कर लिया होगा? क्या वो उसे जिम्मेदार समझती होगी? क्या वो आज भी उसकी आंखों को दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें समझती होगी? सवाल कई थे, जवाब जानना ज़रूरी भी था, मगर वो नहीं जानना चाहता था। सर झटकते हुए वो सेगम के पीछे चलने लगा। जिस जगह वो आकर रुके, वो वही ढाबा था जहाँ आज से 2 साल कबल सेगम और बशर एक साथ आए थे, जहाँ से उन्हें वहीद का पता मिला। और कुछ देर बाद वो दोनों एक छोटे से सिटिंग एरिया में बैठे थे। मेरी बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था जहाँ से किसी ने आना था। 15 मिनट के इंतजार के बाद उन्हें बिलाखिर वहीद अंदर आकर सलाम करता अपने सामने बैठा दिखाई दिया। रस्मी अलेक सलेक के बाद उससे सीधा सवाल किया था। कैसे आना हुआ? वो बज़ाहिर एक आम सा ताजिर था लगता था, लेकिन वो इतना आम नहीं था। ये वहाँ बैठे दोनों मर्द बाखूबी जानते थे। मेरा नाम मेहदी कम्बीर है और ये मेरा कज़न है जेगम मीर। मेरा तारुफ अपने कज़न के नाम से करवाना ज़रूरी था। वो दिल ही दिल में चल कर बोला। मैं तुम दोनों के तारुफ से लेकर शजरन नस्ब तक सब जानता हूँ। तुम गंभीर खानदान से हो, बशर के बहनोई, और तुम दोनों हाकिम के दामाद हो। सब जानता हूँ मैं। यहाँ आने की वजह बताओ।
मेहदी गंभीर हाथों को बाहम जोड़े आगे हुआ, एक नज़र सेगम को देखा, फिर वहीदुल्ला को, और कहना शुरू किया। 2.5 साल पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ था और उस हादसे का सारा इल्ज़ाम मेरे कज़न ने मेरी बीवी पे डाल दिया, जिसकी वजह से उसे बहुत सख्तियां झेलनी पड़ी, यहाँ तक कि उसको थाने जाना पड़ा। उस पे कत्ल के इल्ज़ाम लगे। आगे का मैं बताता हूँ। वहीद ने उसे टोका। लड़की किसी तरह पुलिस हिरासत से निकलने में कामयाब हो गई। उसके घर वाले उसे लेकर कराची आ गए, जिसके बाद उन्होंने गैरत के नाम पे उसे कत्ल करना चाहा, मगर उसका भाई उसे बचाकर मेरे पास ले आया। वो जख्मी थी, उसके बाजू में गोली लगी थी, बाकी जिसम पे तशद्दुद के निशान थे। मुझसे कहा गया मैं उसको बना दूं, मैंने दे दी। मेहदी गंभीर के चेहरे पे उस सारे वक्त में पहली बार जिंदगी की रमक दिखाई दी थी। लड़की ने होश संभालने के बाद मुझसे एक चीज मांगी। उसकी रंगत फीकी हुई। वहीदुल्ला की अगली बात सुनने के लिए वो बेचैन हुआ। उसने कहा उसे आज़ादी चाहिए, वो अपने खानदान में किसी से ताल्लुक नहीं रखना चाहती और मैंने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया है। इसलिए तुम, बशर या कोई और भी आए, मैं किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। तुम गलत जगह कोशिश कर रहे हो। उसे लगा उससे कुछ गलत सुन लिया है। वो उसकी बीवी है, कोई और कौन होता है ये फैसला करने वाला कि किस मुद्दत तक वो अपनी ही बीवी को नहीं देख सकता। वो अपनी जगह से उठा और उनके सामने जाकर खड़ा हुआ। आप समझ नहीं रहे, वो मेरी बीवी है। शायद परेशानी और गुस्से में उसने ऐसा कुछ कह दिया हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे उससे और उसको मुझसे दूर रखने का आपको कोई हक नहीं है। जेगम महसूस हुआ, बातें और दलीलें तो वाकई अच्छी थी। फिर ऐसा करो, जाओ और जाकर मुझ पे केस करवाओ, पुलिस बुलवाओ, या फिर जाकर मीडिया के सामने रोने रो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कहना था वो मैं कह चुका हूँ। मेरी के सर पे लगी तलवों पे बुझी। वो इस तरह आखिरी उम्मीद को खोकर यूं ही चला जाए। नामुमकिन, नामुमकिन। आप समझ नहीं रहे, मेरा उस तक जाना बहुत ज़रूरी है। वो मेरी बीवी है, मुझे उसकी फिक्र है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उसकी बात काट कर बेसारी से कहा। ये इशारा था कि यहाँ से जाया जाए। उसे तैश आया और उसके हाथ जेब में पड़ी अपनी पिस्तौल तक गया। तेजी से उस पिस्तौल को जेब से निकालते हुए वो उठा और उसने ठंडी नाल वहीद की थोड़ी के नीचे जब हुई, वो कोहनी से उसकी गर्दन पे जोर दिया। इतना कि उधेड़ उम्र मर्द का दम घुटने लगा। वो आंखें पूरी तरह खोले उसे देख रहा था, जो इस वक्त गैर इंसानी चेहरा लिए हुए उस पे हावी था। अब बताओ कहाँ है वो, वरना मैं ट्रिगर दबाने में 2 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। मेरी गंभीर हो रहा। मेरी छोड़ो इसे, तुम पागल हो। जेगम जो हक्का बक्का सा उसका पागलपन देख रहा था, यकदम ठाड़ा और फिर उठकर उसे दूर हटाने की कोशिश की। मेरी औरत है वो, उस पे सारे हकूक मेरे हैं और तुम मुझे से उसकी मौजूदगी मख्फी रखोगे। वहीद का दम घुट रहा था, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, मगर मजाल है जो उससे गिरफ्त ढीली छोड़ी हो। उसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया हूं मैं, और तुम फैसला करोगे, मेरी बीवी मुझसे दूर करोगे। मेरी छोड़ो इसे, वो मरना चाहे छोड़ो। सेगम ने कंधे से पकड़कर उसे हटाना चाहा, जब मेहदी ने पिस्तौल का दस्ता उसके सर पे दे मारा। सेगम माथे पे हाथ रखे पीछे को होने लगा। चोट शदीद थी। शोर सुनकर बाहर से कई मर्द अंदर भागते हुए आए। मेहदी भी कोई पागलपन सवार था और सेगम उसे ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार देखा हो। वो लोग अब मेहदी को हटा रहे थे, उसकी गंध छीन रहे थे। वहीदुल्ला हाथ उठा उठाकर उन्हें रोक रहा था, किसी भी किस्म के साथी जुमले से मना कर रहा था। मेहदी अब उससे गालियां बक रहा था। उसका सुर्ख चेहरा किसी बेबस और हारे हुए मुश्ताल मर्द का चेहरा था। उसकी आंखें, उसकी सुर्ख पड़ती आंखों में नाकामी की नमी थी। वो इस आखिरी दर्द से लौटाया जा चुका था जहां से उसे कोई उम्मीद नजर आई थी। वो पागल होने के दर पे था। गाड़ी की पिछली सीट पे पड़े हुए वो लंबे लंबे सांस ले रहा था। आंखें चल रही थीं। दिल को किसी ने चीर कर दो हिस्से कर दिया था और हर हिस्से में बेतहाशा तकलीफ थी। ये वो जगह थी जहां उसकी आखिरी उम्मीद जुड़ी थी। उसे लगा था बस अब वो कभी उसे नहीं देख पाएगा। तुम्हें इस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए था। जेगम ने उसे देखते हुए बेलाग तबसरा किया, साथ अपने माथे को सहलाया जहां जामनी निशान पड़ गया था। इंसान को ख्याल रखना चाहिए, वो कहाँ और कौन सी जगह पे है। ऐसा कहाँ होता है कि पागलों की तरह। उसके बाकी के अल्फाज उसके मुंह में रह गए। मेरी सरवर गंभीर चेहरा हाथों में छुपाए गर्दन झुकाकर रो पड़ा। पूरे 1.5 साल बाद अपनी तमाम अज़ियतों को बेतासुर अंदाज में सहते हुए आज वो थक गया था, क्योंकि आज उम्मीदें पूरी तरह टूटी थीं और कांच के टुकड़े उसकी आंखों में चुभ गए थे। अल्लाह, मेरे अल्लाह,
वो बच्चों की तरह सदा दे रहा था। प्लीज़ मेरे लिए आसानी कर, प्लीज़। ज़ेगम बिल्कुल साकित सा उसे तक रहा था। वो उसे तसल्ली देना चाहता था, मगर चुप रहा। वो उस शख्स को क्या दिलासा देता जो अपनी सदाएं अल्लाह को भेज रहा था। ढाका एयरपोर्ट पर उतरने वाली उस फ्लाइट ने कैस गंभीर के दिल में तकवीत भर दी थी। सफ़ेद ड्रेस शर्ट के साथ स्याह पेंट पहनी, ग्लासेस आंखों पे लगाए, वो अपने साथ चलते हुए लुकमान से कुछ सुन रहा था। स्टेडियम में बहुत पैसा खिलाना पड़ा। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले वहाँ आने वाले तमाम लोगों की लिस्ट मिली है, और उस लिस्ट के तमाम लोगों को चेक करने के बाद हमने नईमा अरशदी नाम की औरत को ट्रैक किया है, और हमें मालूम हुआ है कि मिस जीनिया हाकिम जोहरा मतीन के नाम से ज़िंदगी गुजार रही हैं। जोहरा मतीन। उसे जेरे लब दोहराया। नईमा अरशदी एक तलाक याफ्ता औरत है और एक अस्पताल में नर्स है, और जोहरा और नईमा मिडिल क्लास कॉलोनी की एक बिल्डिंग में किराए के घर में रहती हैं। जीनिया एक स्टूडियो में फोटोग्राफर है और एक लड़के को पर्सनली ट्रेन भी कर रही है। उसके बारे में सुनते हुए ये वो पहली बात थी जिस पे कैस के तासुरात में नागवारी खुली थी। कोई शादी नहीं, कोई अफेयर, कोई ताल्लुक नहीं। जोहरा मतीन क्लियर है। कैस जवाबन खामोश रहा। थोड़ी देर बाद टैक्सी में बैठते हुए उससे सीने के दो ऊपरी बटन खोले। छोटी सी गाड़ी में उससे घुटन हुई थी। लुकमान ने उससे की ईमेल पे कुछ भेजा। मोबाइल बजा तो कैस से गर्दन झुकाकर घुटने में पड़ा मोबाइल देखा, फिर मोबाइल हाथ में लिया और अंगूठे से तस्वीर स्लाइड करता गया। किसी तस्वीर में वो मुस्कुरा रही थी, कहीं वो कुछ खरीदती नजर आ रही थी, कहीं उसके चेहरे पे चुंचलाहट थी और कहीं पे तासुर। कैस उसे देख रहा था। बाकी सारी दुनिया जैसे आँख हो, रंग वही, रौनक वही, दुनिया वही, महफूज पनाहगाह वही। टैक्सी एक शानदार होटल के सामने आकर रुकी। शाम ढले, इमारत रोशनियों का मरकज लग रही थी। लोग आ जा रहे थे। ढाका का एलीट एरिया बेहद मुख्तलिफ था। अमरा वैसे ही रख रखाव और गरूर वाले थे जैसे कराची और इस्लामाबाद के डिफेंस में रहने वाले लोग। एक दूसरे से ताल्लुकात और उम्मीदें बहुत कम, बिजनेस और पैसों की आमद पे ढेर सारा गरूर। शाही पोशाकें बदन पे, खुशबुओं का तूफान, मगर साजिशों की बू भी। तुम चेक इन करवाओ, मुझे उसके पास जाना है। उससे इमारत को देखते हुए कहा। आप थक गए होंगे, आराम। कई साल से वही करना चाह रहा हूँ, लगता है आज कामयाब हो जाऊंगा। उसका अंदाज ऐसा टोक था कि लुकमान ने मज़ीद कुछ नहीं कहा। उससे बस एड्रेस उसे भेजा और खुद गाड़ी से उतर गया। होटल के अंदर जाते हुए वो किसी को कॉल मिला रहा था। एरिया और बिल्डिंग का नाम भेज रहा हूँ। वहाँ एक आदमी की एंट्री चाहिए, काम हो जाना चाहिए। गुजरे बरसों में उससे हदीबा की जगह ली थी, तो उसका हक भी था। कैस गंभीर की गाड़ी उस सड़क को अलविदा कह चुकी थी। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती भागती उस गाड़ी के अंदर बैठा शख्स अंदर तक मसरूर था। जिंदगी ने उससे छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और अब जब वापसी हुई थी तो उसे यूं लग रहा था हर जख्म का मदावा आज हो जाएगा। बरसों बाद उसके चेहरे पे आसूदा मुस्कुराहट थी, हर गम से पाक। गाड़ी एक बार फिर एक मंजिल पर आकर रुकी। अब के उससे गर्दन उठाई तो नजर नहीं हटा सका। दिल जिस तेजी से धड़क रहा था, उसे आवाज़ मीलों तक जाती महसूस हुई। स्याह आंखों में बड़ी मुद्दत बाद जज्बात थे। वो गाड़ी से उतर आया, रकम ड्राइवर को थमाई और बाहर दरवाजे के सामने खड़े होकर चुपचाप गर्दन ऊपर किए देखता रहा। कहीं से किसी बालकनी से फेरी लाइट्स लटक रही थीं, कहीं से पौधों की कोई बेल। उसकी बालकनी कौन सी होगी? कहाँ खड़ी होकर वो कभी चांद को देखती होगी? कहाँ खड़े होकर वो रात का चांद और सुबह की पहली किरण देखती होगी? इन गुजरे सालों में क्या वो उसे याद भी करती होगी? जी भाई, क्या चाहिए आपको? दरवाजे पे खड़ा गार्ड कहते हुए आगे आया। कैसे उसकी जुबान नहीं समझ सका, कैसे कुछ कहना चाहूँ जब कोई आदमी खड़ा हुआ और गार्ड से कुछ कहने लगा। कैस जानता था लुकमान उससे एक कदम आगे रहने वाला था, सो आगे था। थोड़ी देर बाद वो हर शय से बेनियाज अंदर की तरफ जा रहा था। उससे कदम हवाओं में थे। ये ज़मीन हो ही नहीं सकती थी। ज़मीन जन्नत तक कहाँ ले जाती है? उसके दिल में जो था वो मुकम्मल सुकून था। ये दुनिया में कब मिलता है? मतलूबा फ्लोर पे आकर बेल बजाते हुए उससे बेख्तियार दिल पे हाथ रखा। रफ्तार मामूल से कई गुना तेज थी। वो चंद सेकंड के अंदर अंदर उसके सामने आने वाली थी। वो उससे क्या कहेगा? उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या वो चीखेगी? क्या वो उसे देखते ही दरवाज़ा बंद कर देगी? वो हर ख़्याल सोचता और रद्द करता जाता, और उसी पल दरवाज़ा खुला। उसका दिल जैसे उछल कर हलक में आया था।
दरवाजे की वस में कोई औरत खड़ी थी, उम्र 40-42 के करीब। नईमा राशिदी। कैस उसे पहचानता था और सर के खम से सलाम पेश किया। कैस गंभीर, उसकी शनाख्त से नावाकिफ तो वो भी नहीं थी। चंद लम्हे शौकी अंदाज से उसे देखते रहने के बाद उसे दरवाज़ा तेज़ी से बंद करना चाहा, जब कैस से फर्क रफ्तारी से दरवाजे के दरमियान में अपना हाथ और फूट फंसा लिया। नईमा जसामत में उससे दुगनी सही, लेकिन वो एक औरत ही थी। कैस गंभीर ने अपना पूरा जोर लगाकर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। नईमा उससे भी ज़्यादा फुर्ती से दरवाजे की दीवार के साथ रखे गोल ऊंचे मेज से कुछ उठाकर उसे दे मारा। वो जो दरवाजे को चटखनी लगाकर अभी सीधा ही हुआ था, उसका सर बाकायदा चकरा कर रह गया। हाथ माथे पे रखे वो नागवारी से उसे देखे गया। जल्दबाज बेवकूफ़ औरत, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई तुम मेरे घर में कदम भी रखो? नईमा फनकारी। कैस सर पे हाथ रखे पीछे को हुआ। नईमा ने एक बार फिर पूरी कुव्वत से वापस उसके सर पे मारना चाहा, मगर इस बार उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। कैस उस वॉस को थाम गया था। उसे ताज्जुब से नईमा को देखा। अब कम से कम ये कसूर मेरे खाते में नहीं आएगा। बाहुदा, मैंने शुरफा की तरह बात करने की कोशिश की थी, लेकिन राज तो आई नहीं। एक हाथ में वॉस और दूसरा हाथ हवा में उठाए उसे इतला दी। नईमा गहरी सांस लेती पीछे हो रही थी और कैस गंभीर वॉस को उसकी जगह रखते उसके करीब आ चुका था। उसके बाद फ्लैट खटाटोप अंधेरे में डूब गया। स्याह रंग के सादे जोड़े में छोटे बालों को कर्ल किए हुए लड़की के चेहरे पे थकान थी। सर पे जमा दुपट्टा उसके वकार में आज भी इजाफा करता था। कंधे पे कैमरा और बैग टंगा था। हाथों में पड़ी सफ़ेद रंग की चूड़ियां आपस में टकराते हुए बिल्डिंग के सुकून में अर्दाश पैदा कर रही थीं। अपने फ्लैट के बाहर रुककर उससे पर्स से टोला और चाबी बाहर निकाली। उसके चेहरे पे थकान के आसार थे। डब्बे में मौजूद केक अपनी हल्की सी झलक दिखा रहा था। नईमा को केक्स बहुत पसंद थे। उससे जब भी कहीं से इजाफी रकम मिलती, वो नईमा के लिए केक ज़रूर लाती थी। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई। बेख्तियार उसकी निगाह रग पे पड़ी। वो बेतरतीब सा दरवाजे से बहुत आगे बढ़ा था। बॉस जगह पे नहीं था। सीनियर ने बत्तियां रोशन की। हॉल में रोशनी हो गई। आगे एक तरफ ओपन किचन था और उसके आगे सिटिंग एरिया। राहदारी रोशन हुई तो वो किचन की तरफ बढ़ी, जहाँ अंधेरा था। राहदारी की रोशनी यहाँ तक आ रही थी। सीनियर ने केक मेज पे रखा, दुपट्टा उतार कर छोटी मेज पे रखा। उससे किचन की बत्तियां हाथ मार कर रोशन की और सीटिंग एरिया की तरफ उसकी पढ़ने वाली निगाह बिला इरादा थी। अगले लम्हे वो सांस नहीं ले सकी। नीम अंधेरे में गर्दन सेध में रखे सोफे पे बैठा वो शख्स उससे देख रहा था। वो अंधेरे में था, मगर सीनियर हाकिम को उसे पहचानने के लिए किसी रोशनी की जरूरत नहीं थी। बिलाशुबा ये वही था। उन दोनों के दरमियान बस चंद कदमों का फासला था। बस चंद कदम। वो हन्नू सांस लिए बगैर उसे देखती रही। शाकी, शस्टर, ऐसे जैसे कोई आसेब देख लिया हो, ऐसे जैसे किसी ने उसके सर पे चमूद कर दिया हो। वो पलक तक नहीं झपक सकी। 2.5 साल एक फिल्म की तरह निगाहों के आगे घूम गए। गर्दन पे उसका सख्त लम्स अब भी महसूस होता था। वो बस उसे तक रही थी। वो भी उसे ही देख रहा था। आंखें रोशन थीं, उसे देख कर ही हुई थीं। तनफ़ुस गैर हमवार था, अब होना ही था। दिल की बंजर ज़मीन पे एक लंबा अरसे बाद ठंडी फवार पड़ी थी, जिससे उसे अंदर तक पुरसुकून कर दिया था। उसके सामने खड़ी ही औरत कैस कम भी उस पे दुनिया दान कर सकता था। वो कर आया था। लॉन्ग टाइम स्टॉकर। वही भारी नींद के नशे जैसी मखमूर आवाज़ उसके समातों से टकराई। उससे बेख्तियार स्लैब का सहारा लिया, कैसे सोफे से झुककर लैंप का बटन दबाया। अब के उसका चेहरा नीम रोशन था और अब उससे देखा कैस की अपनी कुर्सी पे नईमा थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह पे पट्टी थी। कैसे उसकी नसों की तकलीदगी में देखा